स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक मानव समष्टि ह्यूमन पॉपुलेशन है, उससे संबंधित है। और आज हम डिस्कस करेंगे उन मेथड्स के बारे में, उन विधियों के बारे में जिनकी सहायता से मानव जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे किस प्रकार कंट्रोल किया जा सके। तो आज हम पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो जनसंख्या नियंत्रण है, उसकी आवश्यकता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे और फिर कुछ मेथड्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ये लिमिटेड हैं, सीमित संख्या में है। और टी.आर. मालथस जो एक इकोनॉमिस्ट था, अर्थशास्त्री था, उसने पॉपुलेशन पर एक ऐसे लेख लिखा था और मालथस ने अपने इस लेख में ये जानकारी दी थी कि पॉपुलेशन में जो वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन में वो वृद्धि जियोमेट्रिकली यानी चर घातांकी रूप से होती है। 1, 2, 4, 8, 16। तो पॉपुलेशन या जनसंख्या में वृद्धि हमेशा जियोमेट्रिकल यानी चर घातांकी रूप से होती है। और मालथस ने साथ में ये बात बताई कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो अंक गणितीय रूप से बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से संसाधनों में, रिसोर्सेज में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उपलब्ध संसाधन हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो उस समष्टि के लिए, जनसंख्या के लिए
पर्याप्त यानी सफिशिएंट नहीं रह जाते। तो सभी जो समष्टि के सदस्य हैं उनके लिए ये संसाधन पर्याप्त बने रहें तो उसके लिए जरूरी है जनसंख्या का नियंत्रण, पॉपुलेशन का कंट्रोल। तो हमने पहले ये डिस्कस किया कि आखिर पॉपुलेशन के कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के कंट्रोल के कुछ मेथड्स के बारे में। इन मेथड्स को यूज में लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करूंगा कि पहला जो तरीका पॉपुलेशन कंट्रोल का हो सकता है वो ये है कि विवाह की आयु जो है, मैरिज की जो एज है, उसे बढ़ा दिया जाए। अगर मैं वर्तमान बात करूं इंडिया में, तो भारत में विवाह की आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष है, महिला के लिए 18 वर्ष है। तो अगर विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए तो उस विधि से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या संभावना व्यक्त की गई, क्या सुझाव दिया गया कि महिला के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया जाए और पुरुष के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष से 24 वर्ष कर दिया जाए। तो इस विधि द्वारा भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लोगों को शिक्षित किया जाए और अवेयर, उन्हें जागरूक किया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है और ये बातें लोगों तक प्रचारित की जानी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लाभ क्या हैं, किस प्रकार कम संतति होने से जीवन स्तर, भोजन की उपलब्धता, रहन सहन बेहतर हो सकता है। तो शिक्षित करके, इन बातों को प्रसारित करके, जागरूकता फैलाकर भी समष्टि का नियंत्रण किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं नेचुरल मेथड। तो पहले तो हम ये समझेंगे प्राकृतिक विधियां क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती हैं, और फिर 2 एग्जाम्पल मैं लूंगा और इस नेचुरल मेथड को हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, मानव की मैं बात कर रहा हूं तो मानव में आंतरिक निषेचन है और वो फैलोपियन नलिका में होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि शुक्राणु
और अंडाणु नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को रोका जाए। तो नेचुरल मेथड इस सिद्धांत पर आधारित है कि शुक्राणु नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक इनके संलयन को रोका जाए। तो ये नेचुरल मेथड इस पर आधारित है। जब निषेचन नहीं होगा तो नई संतति के आने की भी कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये नेचुरल मेथड भी समष्टि के नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं ये आपको समझ में आया। अब मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा और हम उन एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार नेचुरल मेथड समष्टि या जनसंख्या के नियंत्रण में अपनी भागीदारी निभाते हैं। सबसे पहली मैं जो बात कर रहा हूं वो पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं आवधिक संयम के बारे में। तो एक शब्द आता है हमारे पास, मैं मेंशन कर देता हूं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। तो पहली मैंने बात की नेचुरल मेथड में आवधिक संयम। एक लेक्चर हमने अलग से प्रिपेयर किया था आर्तव चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। YouTube पे वो लेक्चर अवेलेबल है, आप एक बार फिर देख सकते हो। तो वहां हमने डिस्कस किया था कि मानव की जो फीमेल है, मादा है, उसमें 28 डेज का एक चक्र होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन की मैंने बात की। बिटवीन 10th डे टू 17th डे, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक ये वो समय है जब फैलोपियन नलिका में अंडाणु के होने की संभावना है। यानी आर्तव चक्र की इस समय अवधि में अगर मैथुन की क्रिया पुरुष व मादा के बीच होती है तो गर्भधारण, निषेचन की संभावना है। लेकिन अगर इस समय अवधि के अलावा जो समय है, यानी 18वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का समय आर्तव चक्र का, उस समय अगर मैथुन की क्रिया होती भी है तो फैलोपियन नलिका में अंडाणु होगा नहीं, तो निषेचन की, गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है। तो आवधिक संयम का मतलब है इस ड्यूरेशन को छोड़कर अगर मैथुन की क्रिया की जाए तो गर्भधारण की कोई संभावना नहीं होगी। तो ये एक नेचुरल मेथड का मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया। दूसरी मैं बात कर रहा हूं, दूसरा जो उदाहरण मैं ले रहा हूं नेचुरल मेथड का, वो है स्तनपान अनार्त। इस पे डिस्कस करते हैं कि शिशु का जन्म हुआ तो जन्म के बाद शिशु
ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करता है, तो जब तक शिशु स्तनपान करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तब तक अंडाशय में पुटिकाओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ नहीं होती, यानी अंड जनन नहीं हो रहा। तो अगर अंड जनन नहीं होगा, अंडाणु नहीं बनेगा, तो स्तनपान अनार्तव, यानी जब तक शिशु ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब तक अगर मैथुन की क्रिया पुरुष और मादा के बीच होती है तो शिशु या गर्भधारण की, निषेचन की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये दो उदाहरण, आवधिक संयम, स्तनपान अनार्तव, प्राकृतिक विधियों के दो उदाहरण हैं। और दोनों किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ना हो, रोका जाए। अच्छा, प्रभावी रूप से अगर हम बात करें तो स्तनपान अनार्तव की अवधि 5 से 6 माह तक मानी जाती है। तो ये नेचुरल मेथड्स मैंने डिस्कस की है। तो अभी तक मैंने 3 बातें डिस्कस की। पहली बात डिस्कस की कि विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए। दूसरा मैंने बात की एजुकेशन की, अवेयरनेस की। तीसरी मैंने बात की नेचुरल मेथड की। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है नेचुरल मेथड पे, या 1 मार्क्स पे आपको आवधिक संयम, स्तनपान अनार्तव, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इन तीनों बातों के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि इतना कुछ करने के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया गया, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसी युक्तियां या कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि गर्भधारण से बचा जा सके। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, उसका उद्देश्य था पॉपुलेशन कंट्रोल। और ऐसी डिवाइसेस, ऐसे मेथड विकसित किए जाए ताकि अवांछनीय गर्भधारण से बचा जा सके। तो ऐसी कुछ डिवाइसेस, ऐसी कुछ युक्तियों के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली मैंने बात की है बैरियर्स की, ये अवरोध हैं। देखो, अवरोध किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि मैथुन की क्रिया जब हो तो ऐसा कोई अवरोध उपयोग में लिया जाए ताकि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, निषेचन रोक दिया जाए, जिससे गर्भधारण ना हो। तो ऐसी जो युक्तियां हैं जो मैथुन के समय प्रयोग में ली जाए, और ये युक्तियां क्या करेगी, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोकेगी, निषेचन को रोकेगी। तो ऐसी एक युक्ति है कॉन्डोम। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कॉन्डोम्स अवेलेबल है। मैथुन के समय इनका उपयोग किया जाता है। ये बैरियर के रूप में काम करते हैं और शुक्राणु और अंडाणु के
संलयन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उपयोग करता है, जिसने ये कंडोम उपयोग में लिया, उसकी गोपनीयता बनी रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि गर्भ निरोधक युक्ति के साथ साथ कई ऐसे रोग हैं जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स की बात कर लें, तो ऐसे जो रोग हैं उनके फैलने में भी ये कंडोम उन्हें रोकते हैं फैलने से। तो एसटीडी जो डिजीज हैं उनके लिए भी ये एक प्रमुख युक्ति है, उन्हें फैलने से रोकती है। तो ये कंडोम के उपयोग के 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई। तो मेल फीमेल दोनों टाइप के कंडोम है। इसके अलावा ग्रीवा कब उपयोग में लिए जाते हैं कि जो योनि मार्ग है या जो गर्भाशय है, गर्भाशय की ग्रीवा पर इस तरह के बैरियर्स लगाए जाते हैं जो मैथुन के समय शुक्राणुओं को फैलोपियन नलिका तक जाने से रोकते हैं, उनका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्रीम है, जेली है, ये भी उपयोग में ली जाती है। तो ये क्रीम और जेली क्या करती है, शुक्राणुओं की भक्षाणुता जो है उन्हें नष्ट करने की जो क्रिया है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण शुक्राणु कम समय तक जीवित रहते हैं और वे फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बैरियर्स के बारे में हमने बात की। अगली जो युक्ति है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, हिंदी में इन्हें अंतः गर्भाशय युक्तियों के नाम से जानते हैं। आईयूडी जो है वर्तमान में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है। कई कारण हो सकते हैं इसके। करते क्या है आईयूडी में, प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी के द्वारा माता के गर्भाशय में इन्हें इम्प्लांट लगाया जाता है और सरलता से इन्हें हटाया भी जा सकता है। अब आईयूडी कई प्रकार की है, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा। पहली है तांबा मोचक आईयूडी, यानी ये आईयूडी कॉपर जो आयन है उनको रिलीज करती है, तो इसलिए नाम दिया है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। तो कॉपर यानी तांबा, मोचक यानी रिलीजिंग डिवाइसेस, ये पहले प्रकार की आईयूडी है। मैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगा, कॉपर टी। कॉपर टी है वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक कॉपर 7, वो भी इसी प्रकार की युक्ति है। तो प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी महिला की यूटेरस में, गर्भाशय में इन युक्तियों को आरोपित करते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें हटाया भी जा सकता है। अच्छा, इसके कारण मैथुन की क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये करती क्या है, मैथुन के समय ये डिवाइसेस कॉपर आयन रिलीज करती है, इसलिए नाम ही क्या है, कॉपर रिलीजिंग। ये कॉपर शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देंगे, उनकी भक्षाणुता को बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले प्रकार की आईयूडी की बात की मैंने। दूसरे प्रकार की आईयूडी है वो हार्मोन रिलीजिंग, यानी ये हार्मोन रिलीज करती हैं। ऐसी ही एक आईयूडी का नाम है LNG-20। तो LNG-20 है तो आईयूडी, लेकिन ये हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन गर्भ धारण की क्रिया जो है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो ये आईयूडी के बारे में डिस्कस किया। तो आईयूडी को लगाना सरल है,
आसानी से हटाया जा सकता है, स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और ये सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है गर्भ निरोधन की। उसके बाद हम बात करते हैं मुंह से ली जाने वाली गोलियां, जिन्हें पिल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक पिल्स का नाम है सहेली, जो गैर स्टीरॉइड है, यानी इसमें स्टीरॉइड हार्मोन नहीं है। जनरली इन पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिश्रण होता है और ये पिल्स भी एक उपयुक्त गर्भ निरोधक युक्ति है, महिलाओं द्वारा इसे उपयोग में लिया जाता है। तो सहेली के बारे में हमने डिस्कस किया। अब मैं लास्ट बात डिस्कस करूंगा सर्जरी की। गर्भ निरोधक का ये जो अंतिम उपाय मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है शल्य चिकित्सा। इसमें क्या करते हैं कि सर्जरी के द्वारा मेल और फीमेल दोनों में से किसी में भी की जा सकती है। तो दो चीजें काम में लेते हैं, एक को कहते हैं वैसेक्टोमी, दूसरे को कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं कि जो नर सदस्य है, मेल पार्टनर है, उसमें शुक्र वाहिनी को काटकर उसे बांध दिया जाता है। तो दो शुक्र वाहिनियां हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों को काटा, धागे से बांध दिया, ताकि अब शुक्राणु मैथुन के समय बाहर निकलेंगे नहीं, तो निषेचन की गर्भ धारण की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो ये थी वैसेक्टोमी, जिसे सामान्यतः पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह महिलाओं के लिए महिला नसबंदी है, जिसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं में जो ट्यूबेक्टोमी है उसमें फैलोपियन नली का यानी जो अंडवाहिनी है उसको काटकर बांध दिया जाता है, ताकि अंडाणु फैलोपियन नलिका में नहीं आएंगे, निषेचन के चांस संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये भी प्रचलित युक्तियां हैं। तो आज हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो एग्जाम में क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपसे सलाह पूछी जाती है। जैसे एक दंपत्ति है, एक चीज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये विवाह के बाद 5 वर्ष तक अभी कोई संतति नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए सर्वाधिक बेहतर गर्भ निरोधक युक्ति क्या होगी और क्यों? तो आप कंडोम का एग्जाम्पल ले सकते हो, आईयूडी का एग्जाम्पल ले सकते हो, पिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक दंपत्ति या इनके 2 संतान हो चुकी है, अब वे और संतान नहीं चाहते, तो आप सर्जरी का विकल्प शल्य चिकित्सा की सलाह उसे दे सकते हो। तो इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।